हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिस्र की कला, एंशिएंट इजिप्शियन आर्ट। और मैं प्रॉमिस करती हूँ जितने भी आपको आज की क्लासेस में एंड तक वीडियोस को देखिएगा, जितने भी कंटेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इवन काफ़ी हेल्पफुल है एग्जाम के पर्पज से। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ लेसन थर्ड। ठीक है, जिन्होंने प्रीवियस वीडियोज़ अटेंड किए हैं उन्हें पता होगा आज लेसन थर्ड है। लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था मेसोपोटामिया के बारे में, उससे पहले वाली क्लास थी प्री हिस्टोरिक एज कंप्लीट केव्स के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं आज मिस्र की कला। सो आपको पता होगा कि मैं क्लासेस के साथ साथ जितने भी इंस्टॉलेशन या फिर कोई आर्ट मोमेंट की पेंटिंग्स है उस पर फोकस करती हूँ, तो वहाँ पे पिक्चर्स के साथ मैं क्लासेस शुरू करूँगी। एंशिएंट इजिप्शियन आर्ट, सबसे पहले लोकेशन। ठीक है, लोकेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी आर्ट मोमेंट को कैप्चर करने के लिए। तो आज मैं इजिप्ट के बारे में कंप्लीट कर रही हूँ। और ये जो रिवर दिख रही है ये कौन सी रिवर है? तो नील नदी। ठीक है, नील रिवर, नील रिवर, नील नदी। पता होना चाहिए कि जिस तरह मेसोपोटामिया यूफ्रेटिस और टिग्रीस दो नदियों के बीच में पनपी थी, उसी तरह इजिप्ट पनपा है नील नदी के साइड में। देखते हैं सबसे पहले इसकी हिस्ट्री। मिस्र की सभ्यता कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। हेरोडोट्स ने मिस्र को किसका वरदान माने थे? नील नदी का वरदान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिस्र की सभ्यता में हेरोडोट्स ने मिस्र को नील नदी का वरदान माना। ठीक है, नील नदी का वरदान किसने माना? हेरोडोट्स ने। हेरोडोट्स ने नील नदी का वरदान माने। यहाँ के प्रमुख देवता कौन थे? प्रमुख देवता सूर्य थे। ठीक है, गॉड थे सूर्य। रा, रे, अमन, एलन, इन नामों से जाना जाता था। आकाश की देवी अगर पूछी जाए तो यूथ। पता होना चाहिए यूथ कौन थी? आकाश की देवी यूथ। इसीस, पृथ्वी की देवी इसीस को कहा जाता था। प्रेम की देवी हाथौर। प्रेम की देवी हाथौर है। हमने यहाँ साइड में यूनान और रोमन का पता है क्यों लिखा है? इसलिए क्योंकि जब आपको प्रेम की देवी पता है कि हाथौर है तो यूनान में अफ्रोदिति कहा जाता है, रोमन में वीनस। और ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे हुए क्वेश्चंस थे, तो मैंने यहाँ पे कंपोज कर लिया जिससे आप लोग इन तीनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। प्रेम की देवी हाथौर, यूनान में अफ्रोदिति, रोमन में वीनस। क्लियर? चंद्रमा सीन, चंद्रमा सीन। वनस्पति कौन सा था? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लाइन्स है। वनस्पति पेपिरस एवं कमल। पेपिरस एवं कमल। इवन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, काफी बार आपने सॉल्व किए होंगे तो क्वेश्चन देखे होंगे पेपिरस कहाँ से संबंध रखता है, तो पेपिरस रहा है इजिप्ट का, मिस्र का। पेपिरस एवं कमल दोनों। राजा कौन थे? राजा फेरो थे। राजाओं का अर्थ क्या होता है? फरोह का अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च भवन। ठीक है, राजा फरोह थे और फरोह का मीनिंग होता है सर्वोच्च भवन। और यहाँ पे सबसे पहले क्षितिज रेखा का इन्वेंशन किया गया, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइंस का। ये पॉइंट आपको नहीं भूलना है कि सबसे पहली बार हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हम लोग अपनी पेंटिंग्स में यूज़ करते हैं वो कहाँ शुरुआत हुई है? भूमि का संकेत इजिप्ट में। हमेशा देखिए पेंटिंग में हॉरिजॉन्टल लाइंस के बिना लैंडस्केप अधूरा होता है। लैंडस्केप को डिवाइडेशन करने के लिए किस लाइंस का यूज करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस। दैट मीन्स दिस वन इज हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, ये वाली जो लाइंस होती हैं वो क्षैतिज रेखा होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा, इसका शुरुआत हुआ है पहली बार मिस्र में। मिस्र पर 332 ईसा पूर्व में यूनान अधिपत्य से पहले लगभग 30 राजवंशों ने कार्य किया। कितने? 30 राजवंश। ठीक है, कितने राजवंश थे? टोटल 30 राजवंश यहाँ पर चित्रित किए। मिस्र के राजा को ईश्वर मतलब मिस्र के जो राजा थे, वहाँ के जो किंग होते थे, वो किंग को क्या मानते थे? किंग को गॉड मानते थे, भगवान मानते थे। कहाँ के लोग? मिस्र के लोग। इजिप्ट के लोग, इजिप्ट के लोग राजा को भगवान मानते थे, ईश्वर मानते थे। मम्मी में ग्लू का यूज करते थे। मम्मी में किसका यूज करते थे? ग्लू का। और वो ग्लू का नेम क्या होता था? तो हमने यहाँ साइड में अपने नोट्स में कैप्चर किया हुआ है कि नेट्रोप्लैप, नेट्रोप्लेप का यूज करते थे। ठीक है, लेप कौन सी होती थी? नेट्रोप्लेप। पिरामिड को मृतकों की कला कही जाती है। मृतकों की कला,
डेड ऑफ बुक मृतकों की कला कही जाती है। सो मैंने ये स्पेशली ये मम्मी बॉक्स इसलिए लिया है क्योंकि पता होना चाहिए कि मम्मी बॉक्स कैसी होती थी। दीज वन इज मम्मी बॉक्स। बेसिकली यहाँ मम्मी बॉक्स का पर्पस नहीं था, यहाँ पे नेट्रोप जो लेप लगाते थे, तो मैंने ये आपको बताने की कोशिश की है कि इस तरह से मम्मी बॉक्स होती थी, उस पर क्या यूज़ करते थे, मेट्रोप बॉक्स। और यहाँ का मृतकों की कला क्यों फेमस रही है, ये टर्म्स आप देखकर, ये स्क्रीन का पिक्चर देखकर समझ गए होंगे, ठीक है। और नेट्रोप लेप आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, और ग्लू के लिए नेट्रोप लेप का यूज़ करते थे। मस्तबा मृतकों की कब्र। मस्तबा किसे, जैसे हम लोग मृतकों की कब्र, कब्र जिनकी डेड बॉडी होती है, क्या बोलते हैं उसे, इंग्लिश में ग्रेव बोलते हैं, ठीक। और हिंदी में कह लेते हैं कब्र। हिंदी में नहीं, सपोज कब्र तो हम लोग बोलते ही हैं, इंग्लिश में उसे ग्रेव बोला जाता है। और इजिप्ट में क्या कहा जाता है, तो मस्तबा कहा जाता है। क्लियर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने जितने भी रेड हेड ये लाइंस को हाईलाइट किया हुआ है वो आप समझ जाइएगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट होगा जब भी मैं हाईलाइट की हूँ। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए। मिश्र को मृतकों की कला कही जाती है। मिश्र को किसकी कला कही जाती है, मृतकों की कला कही जाती है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इवन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे 5 स्टार भी लगा दिया है। 1798 के टाइम ड्यूरेशन में नेपोलियन के सैनिकों को रोजेटा शील्ड प्राप्त हुए। कौन से शिला प्राप्त हुए, रोजेटा शिला। दैट मीन्स एक रॉक, रोजेटा शिला मतलब रॉक सील्स मिले थे, जिसे शोपोलिया तथा यज्ञ द्वारा पढ़ा गया। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कब मिले, 1798 में रोजेटा शिला। किसने पढ़ा, सोपोलिया और यज्ञ ने, यज्ञ के द्वारा पढ़ा गया था। जिस तरह भारत में 1837 की जो लिपि रही है, पहली बार किसके थ्रू पढ़ा गया था, जीम प्रिंसेप के थ्रू, उसी तरह मिस्र इजिप्ट में 1798 ईस्वी में नेपोलियन के सैनिकों को रोजेटा शिला प्राप्त हुई, जिसे सुपोलिया और यज्ञ के द्वारा पढ़ा गया। नेक्स्ट लाइन देखिए। 1837 के टाइम ड्यूरेशन में सम्राट मैकुरे की मम्मी मिलने के बाद गुम हो गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब मैकुरे कौन थे, तो सम्राट थे, एक किंग थे। जिस तरह से ये मम्मी फेमस कहाँ की थी, गीजा की। खुफरे खफरे मैकुरे, 3 है ना, खोफरे है एक, दूसरा खफरे है, तीसरा मैकुरे। ये तीनों मम्मी कहाँ की फेमस है, गीजा की फेमस रही है। और 1837 के टाइम ड्यूरेशन में मैकुरे की मम्मी मिलने के बाद गुम हो गई थी। उसके बाद 1838, एक साल के बाद, सम्राट खुफरे खफरे मैकुरे, ये सारे वहाँ के राजा थे। इनकी मम्मी इंग्लैंड ले जाते वक्त डूब गई थी। कब डूबी है, 1838 के टाइम ड्यूरेशन में। देन 1888, 1880 ईस्वी के टाइम ड्यूरेशन में विलियम मैथ्यू फ्लाइट्रस पैट्री ने खफरे खुफरे मैकुरे की पिरामिड की जानकारी दी है। 1922 ईस्वी में लॉर्ड कॉनवान तथा हावर्ड कार्टर ने तूतम खाने के कब्र को खोला। किसने खोला, हावर्ड कार्टर और कानवान ने। खुफरे खफरे मैकुरे, इन पिरामिड की जानकारी मिलती है 1880 ईस्वी में मैथ्यू फ्लाइडर पैट्री के द्वारा, ठीक है। फिर 1922 ईस्वी में इन दोनों लोगों ने तुतन खामेन के कब्र को खोले। देखिए यहाँ पर हमने शायद यहाँ स्पेस छोड़ना भूल, यहाँ का स्पेस, ये वाले लाइंस यहाँ पर होने चाहिए थे, शायद मैं नोट्स बनाने में ध्यान नहीं दी होंगी, रियली सॉरी। बस आप फोकस कीजिएगा कि जिस तरह से ये पॉइंट है वैसे ये भी एक पॉइंट है। 1922 ईस्वी में लॉर्ड कानवान तथा हावर्ड कार्ट ने तूतम खामेन के कब्र को खोले थे। नेक्स्ट लाइन देखिए। कोल अल अहमार की समाधि पर मिस्र की कला के प्राचीनतम भित्ति चित्र प्राप्त हुए थे। भित्ति चित्र दैट मीन्स म्यूरल पेंटिंग। म्यूरल पेंटिंग कब प्राप्त हुए थे, प्राचीनतम म्यूरल पेंटिंग मिले थे कोल अल अहमार की समाधि पर, ठीक है, मिस्र से। फराउन वंश जो चला था, फराउन युग 2850 से 2050 टाइम ड्यूरेशन तक। मिस्र की जो इतिहास है वो नारमेरा राजवंशों पर आधारित है। नारमेरा राजवंशों पर आधारित है मिस्र का इतिहास। मिस्र की राजवंशीय काल
इसको 5 भागों में बांटा गया है। कितना डिवाइडेशन किया गया है? 5 पार्ट्स, 5 भागों में बांटा गया है। ये हमने कुछ पिक्चर सेलेक्ट किए हुए थे ताकि आपको पता होनी चाहिए कि मिस्र में जो कैसे कैसे वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह हुआ करती थी। देखें, ये 2 स्क्रीन पर है पिक्चर। नेक्स्ट देखिए, ये 5 भाग कौन कौन से रहे हैं। पहला है प्रारंभ राजवंश काल, दूसरा है प्राचीन राजवंश काल, तीसरा है मध्य राजवंश काल, चौथा है नवीन राजवंश काल, पांचवा है परवर्ती राजवंश काल। 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉसिबिलिटीज हो तो नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। इवन अगर आपके पास नोट्स बनाने के टाइम नहीं है, सो मेरे टेलीग्राम से आप ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रारंभिक राजवंश काल, प्रारंभिक राजवंश काल राजाओं की पूंछ लगाते थे। राजा जो किंग होते थे उनको पूंछ लगाई जाती थी प्रारंभिक राजवंश में, क्योंकि उस टाइम उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। लिपि बहुत फेमस है, हेरोग्लिफिक, जिसे हिंदी में पवित्राक्षर कहते हैं। हेरोग्लिफिक लिपि यहाँ की बहुत फेमस है। रोजेटा लिपि 196 ईस्वी का टालमी पंचम ने लिखवाया था रोजेटा लिपि। खोज 1798, रोजेटा लिपि के बारे में मैंने अभी अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी किया था शुरू में। नेपोलियन बोनापार्ट के सैनिकों द्वारा पढ़ा गया था। जीन फ्रैंको सेपोलियन संग्रहित ब्रिटिश संग्रहालय, भाषा 2-3 लिपि। देखिए, ये कौन सी लिपि आपको पता है? दिस वन इज हेरोग्लिफिक। अभी आपने लास्ट क्लास में कौन सी लिपि पढ़ी थी? कमेंट कीजिए। लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें कौन सी लिपि थी? क्यूनिफॉर्म लिपि। क्यूनिफॉर्म लिपि का कुछ शेप किस तरह का था? इस तरह से सिलेंडर शेप में था, और ये ऐसे ऐसे रोटेट, जैसे ये सरफेस है इस पे रोटेट जब करते थे तो एक टेक्सचर क्रिएट हो जाता था। आपने अगर लास्ट क्लास अटेंड की है तो यहाँ पर आपको बहुत ईजिली कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे। देखिए, सारे टर्म्स सेम होते हैं, बस हर जगह का चीज़ें, लोकेशन, टाइम, पेंटिंग्स, इनमें डिफरेंस होता है, उन्हीं को फोकस करना है आपको। तो देखिए, मैंने एक पिक्चर और सेलेक्ट किया हुआ है हेरोग्लिफिक लिपि का। इस तरह से हेरोग्लिफिक लिपि वहाँ पे वॉल्स वगैरह पर प्रॉपर की जाती थी। देख रहे हैं, ये पर्सपेक्टिव में दीवार है, ठीक है, पर्सपेक्टिव में दीवार बनाई गई है, दीवार बनी हुई है। दीवार पर क्या है, किस लिपि का यूज किया गया है? देखिए, इस तरह से पवित्राक्षर लिपि का। नेक्स्ट है प्राचीन राजवंश काल। प्राचीन राजवंश काल, स्थापत्य कला का विकास हुआ था प्राचीन राजवंश काल में। इस काल में पिरामिड युग तथा राजाओं को पिरामिड का निर्माता कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्राचीन राजवंश काल में क्या डेवलपमेंट हुआ, तो इस एज को, इस टाइम ड्यूरेशन को, प्रारंभिक राजवंश काल को, प्राचीन राजवंश काल को कहा जाता था पिरामिड युग। और राजाओं को पिरामिड निर्माता क्यों कहा गया? क्योंकि राजा ने पिरामिड्स बनवाए और सबसे ज्यादा पिरामिड्स बनी होंगी इसलिए। टोटल कितनी पिरामिड्स हैं? उनकी संख्या 80, ज्यादा बनी थी इसीलिए तो राजाओं को पिरामिड का निर्माता कहा गया। राजधानी क्या थी? मेम्फिस थी। राजधानी नहीं भूलना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजधानी मेम्फिस थी। टोटल 80 पिरामिड मिले राजाओं को, पिरामिड निर्माता। और उस टाइम ड्यूरेशन को, प्राचीन राजवंश को, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि प्राचीन राजवंश को और किस नाम से जाना जाता है, तो पिरामिड युग के नाम से। क्यों स्थापत्य कला का विकास हुआ? क्योंकि यहाँ पे पिरामिड्स बहुत ज्यादा बने। मिस्र निवासी का जो ग्रंथ था वो द बुक ऑफ डेथ, मृतकों की पुस्तक, हमने यहाँ पिक्चर भी सिलेक्ट किया है द बुक ऑफ डेथ की, ठीक है, पेपिरस पर लिखा गया था ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में। अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि जो पेपिरस पे द बुक ऑफ डेथ लिखा गया है वो किस पर लिखा गया है? कंप्लीट ये जो लिखा गया है पेपिरस पर। और पेपिरस क्या था? तो ये एक वनस्पति पेड़ की छाल, ठीक। पेपिरस पर लिखा गया है बुक ऑफ डेथ, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में एग्जिबिट है प्रेजेंट टाइम। दिस पेंटिंग इज कंपोज्ड ऑन पेपिरस। ओके, देखिए, ये कोई बुक था, मैंने गूगल से इसलिए रिसीव किया है क्योंकि इससे क्लियर हो जाए ना कि कौन सा है द इजिप्शियंस का बुक ऑफ डेथ, कंप्लीट पेपिरस ऑफ एनी। यहाँ पर पता है कुछ कुछ टर्म्स लिखे हुए थे तो मुझे लगा ये पिक्चर शो करूँगी तो इससे ज़्यादा जल्दी
एनालाइज करने से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है तृतीय राजवंश। तृतीय राजवंश में क्या डेवलपमेंट हुआ? तृतीय राजवंश का प्रथम महान शासक जोसेफ। जोसेफ का पिरामिड सक्कारा में है, ठीक है। जोसेफ का पिरामिड कहाँ पर है? जोसेफ का पिरामिड सक्कारा में है। तृतीय राजवंश को किस नाम से जाना गया? तृतीय राजवंश को यहाँ का प्रथम महान शासक जोसेफ, और जोसेफ का पिरामिड सक्कारा में है। सो हियर द पिक्चर ऑफ पिरामिड लोकेशंस। मैंने लास्ट क्लास में आपको कंपेयर करके दिखाया था पिरामिड और जिगुरत के बारे में, ठीक है। और आज प्रॉपर पिरामिड देखिए इस तरह से है। ये थ्री पिरामिड्स, और ये थ्री पिरामिड्स हैं किसकी? दिस वन इज खुफरे, खफरे एंड मैंकुरे। इसके बारे में अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। देखिए विश्व के इम्होतब के बारे में आप नहीं भूलिएगा। इम्होतब प्रथम वास्तुकार माने जाते हैं, विश्व के प्रथम वास्तुकार। और जोसेफ को पाषाण स्थापत्य का जन्मदाता माना जाता है। पाषाण स्थापत्य का जन्मदाता जोसेफ को माना जाता है, और विश्व के प्रथम वास्तुकार इम्होतब को कहा जाता है। पिरामिड बनाने की शुरुआत तृतीय राजवंश से हो चुकी थी। आपको पता है ये स्क्रीन पे हमने पिक्चर क्यों सेलेक्ट किया हुआ है? और ये किसका पिक्चर है? ये स्टैचू। तो ये स्टैचू जो है वो इम्होतब की है, इम्होतब। बस मेरा ये पिक्चर सेलेक्ट करने का मेन पर्पस था कि इम्होतब जो है वो विश्व के प्रथम वास्तुकार हैं, तो इनके बारे में बहुत अच्छे से आपको कभी भूलना नहीं है। इसलिए अब जब आप पिक्चर देख लिए हैं तो डेफिनेटली कभी आप भूल नहीं पाएंगे इम्होतब को कि विश्व के प्रथम वास्तुकार थे। फिर स्टार्ट हो जाता है चतुर्थ राजवंश। चतुर्थ राजवंश का संस्थापक नेफ्रे थे। तीन मुख्य पिरामिड है, खुफरे, खफरे और मैकुरे। तीनों पिरामिड गीजा के पठारी क्षेत्र में है। खुफरे ने गीजा में अपना पिरामिड बनवाए, खफरे ने गीजा में अपना पिरामिड बनवाए, और मैकुरे ने गीजा में अपना पिरामिड, तीनों ने गीजा में ही बनवाए। और इवन गीजा में कहाँ बनवाए? नियर अबाउट, बिल्कुल पास पास में, ठीक है। खुफरे के पिरामिड सबसे बड़ा, इसके प्रत्यक्ष भुजा 756 फीट और ऊंचाई 451 फीट। सपोज कीजिए दिस वन इज पिरामिड, ठीक है। ये पिरामिड हाइट है, ऊंचाई, विड्थ है, जो विड्थ है वो कितनी है? 451 फीट। 451 फीट इसकी विड्थ है। इवन इस पिरामिड का भुजा कितना है? इस पिरामिड का भुजा पता होना चाहिए। तो भुजा जो है वो 756 फीट है। फर्स्ट नंबर पर आता है खफरे, सेकंड नंबर पर आता है खुफरे, थर्ड नंबर पर आता है मैकुरे। खफरे की जो भुजा है वो 708 फीट की है। ये भुजा होती है 708 फीट की है। और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 447 फीट। खफरे की ऊंचाई कम है, खुफरे की ऊंचाई ज़्यादा है, और मैकुरे की ऊंचाई उससे भी कम है। जिस तरह से आप इस पिरामिड को देखकर समझ सकते हैं। देखिए पिरामिड ऑफ खुफरू, खुफरे, खफरे और मैकुरे। तो देखिए खुफरू का साइज क्या है? 7 मीटर, 148.7 मीटर हाइट, मीटर के अकॉर्डिंग। और मैकुरे सेकंड है खफरे, खफरे का है 136.4 मीटर, और मैकुरे का है 65 मीटर हाइट। सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है? सबसे ज़्यादा है खफरे। खुफरे छोटा है, मैकुरे उससे भी छोटा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए। इस युग की कला शैली मेम्फाइट कही जाती है। इस युग के कला शैली को मेम्फाइट कही जाती है। स्फिंक्स मूर्ति बहुत फेमस है। जिस तरह से आपने पिरामिड देखा, 3 पिरामिड थे, खुफरे, खफरे और मैकुरे, ठीक है। एक सेकंड फिर से ड्रॉ कर देती हूँ। दिस वन इज खुफरे, दिस वन इज खफरे और दिस वन इज मैकुरे, इस तरह है। तो यहाँ पर लॉयन है, स्फिंक्स है। स्फिंक्स की मूर्ति जिसे नरसिंह की मूर्ति भी कहते हैं, ये लॉयन बनाई गई है। कहाँ, किसके सेंटर में बनाई गई है? खफरे के सेंटर, बीच वाले के सेंटर में ये लॉयन बनाया गया है। स्फिंक्स मूर्ति, इसके शरीर सिंह जैसे हैं और चेहरा मनुष्य की तरह है, ह्यूमन बीइंग की तरह इसका फेस है इस मूर्ति का। और चेहरा जो है
बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। चेहरा जिस तरह से हमने यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप क्लियर हो जाएंगे। इसकी लंबाई जो है 240 फीट, ऊंचाई 66 फीट, चेहरे का जो साइज है 13.5 फीट। ये पिक्चर है स्फिंक्स का, नर्सिंग का। इसका फेस देखिए, फेस फेस का साइज क्या था, चेहरे का साइज 13.5 फीट, 13.5 फीट में है इसका फेस। और ऊंचाई कितनी थी, इसकी ऊंचाई 66 फीट, 66 फीट ऊंचाई थी और 240 फीट इसकी लंबाई। ये हमने फ्रंट में कैप्चर किया हुआ है। फ्रंट में कैप्चर करने का मेन पर्पस था इनके फिंगर्स को दिखाने का। तो फिंगर्स का साइज आपको पता है कितना था, 50 फीट, 50 फीट। ठीक है, 50 फीट का इनका फिंगर था। देखिए, देखने में लग रहा है ना कितने ह्यूज साइज के थे। इस तरह से स्फिंक्स की मूर्ति है। और ये मूर्ति है किसकी, ये मूर्ति आइसिस के पुत्र होरस की है। अगर पूछा जाए कि जो स्फिंक्स की मूर्ति है वो मूर्ति किसकी बनाई गई है, जिसका चेहरा यूज किया गया है, आइसिस के पुत्र होरस के फेस का यूज किया गया है। खफरे की मूर्ति डायोराइट पत्थर से निर्मित है। रहोतप तथा उनकी पत्नी नेफरतीति की प्रतिमा चूना पत्थर लाइमस्टोन में बनाया गया है। पेंटिंग्स, यहाँ पे पेंटिंग्स कैसी हुई हैं, चित्र, उत्कीर्ण चित्र बनाए गए थे जो रंगने की कला इस युग की मौलिक देन थी। तो पेंटिंग देखिए, फ्रंट में इस तरह की पेंटिंग्स बनाई गई हैं। ठीक है, इस तरह की पेंटिंग्स कहाँ बनाई गई, इसे इवन यहाँ के कलर स्कीम को देखिए, बादामी कलर का यूज किया गया था फेस में, बॉडी में। रिलीफ के चित्रों के भित्ति चित्र, ये स्क्रीन पर पिक्चर लेने का मेन पर्पस मेरा ये था कि इससे आपको पता चले कि रिलीफ प्रिंटिंग, रिलीफ म्यूरल होता क्या है। म्यूरल जो होता है बेसिकली इसे 2D में, ये जो आपको फ्रंट में स्क्रीन पे दिख रहा है इसे 2D में इंक्लूड किया जाएगा। 2D में इसलिए क्योंकि 3 डायमेंशनल, दैट मीन्स आप फोर चारों तरफ से विजिट कर सकते हैं, और 2D में आप विजिट नहीं कर सकते, बस एक रिलीफ फॉर्म में होता है। तो ये रिलीफ फॉर्म में स्कल्प्टर को रेडी किया गया था इजिप्ट में। पांचवें राजवंश काल में क्या डेवलपमेंट हुआ है, पांचवें राजवंश काल में प्राचीन राजवंशों में पांचवी राजवंश के समय चित्रकला की उन्नति होती है, पेंटिंग्स की उन्नति होती है, सूर्य मंदिर बनवाए गए थे, चित्रकला की उन्नति हुई। इसमें उत्कीर्ण चित्रों को रंग लगाया गया, जो इंग्रेव उत्कीर्ण चित्र रंग लगाया गया। कौन सा रंग लगाया गया, तो रेड कलर का यूज किया गया था। रेड कलर कैसे बता, तो देखिए इस पिक्चर के थ्रू। यहाँ पे रिलीफ स्कल्प्टर रेडी किए गए हैं, रिलीफ म्यूरल, रिलीफ म्यूरल में कौन से कलर्स का यूज किया गया है, इंडियन रेड, इंडियन रेड दैट मीन्स गेरू रंग का यूज किया गया है। पुरुषों को लाल तथा बादामी रंग तथा महिलाओं को पीले रंग से उत्कीर्ण चित्रों में पिरामिड टेक्सचर्स टैक्टस कहते हैं। क्या कहते हैं, चित्रों को पिरामिड टेक्टस कहते हैं। मूर्ति मैनकरे हिज क्वीन, मैनकरे हिज क्वीन की मूर्ति अभी प्रेजेंट टाइम बोस्टन म्यूजियम अमेरिका में एग्जिबिट है। मैनकरे हिज क्वीन, दीज वन इज मैनकरे हिज क्वीन, मतलब मैनकरे और उनके साथ उनकी रानी। मैनकरे हिज क्वीन कहाँ पर है, तो बोस्टन, बोस्टन म्यूजियम अमेरिका में है। बोस्टन। अब एग्जाम्स में पिक्चर्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग्स को पूछी जा रही है, स्कल्प्टर को पूछे जा रहे हैं, तो सबके पिक्चर्स देखना बहुत ज़रूरी है। बैठा हुआ लेखक जिसे बोलते हैं सिटेड स्टैच्यू, सिटेड स्टैच्यू कहाँ पर है, लुव्र म्यूजियम पेरिस में है। देखिए दिस वन इज सिटेड स्टैच्यू, बैठा हुआ व्यक्ति सिटेड स्टैच्यू लुव्र म्यूजियम पेरिस में है। ठीक है, ये फ्रंट का पिक्चर है और ये साइड का पिक्चर है।
देखिए मेन पर्पस है कि ये बनाया गया था इजिप्ट में, साइड का फ्रंट का लोकेशन लूव्र म्यूजियम पेरिस में है। ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, सूर्य की उपासना को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया गया। सूर्य की उपासना को राष्ट्रीय धर्म कब घोषित किया गया था? मिस्र में। मिस्र का निर्माण, पिरामिड का निर्माण चतुर्थ राजवंश के समय में रुका। बाद में पिरामिड की जगह मध्यम आकार के अबू गुबेरा के मंदिर पांचवें राजवंश में बना। ठीक है, कब बना? पांचवें राजवंश में अबू गुबेरा का मंदिर। पहले पिरामिड बनाया जाता था, फिर पिरामिड रुक गया था बनना, मध्य आकार में अबू गुबेरा का मंदिर बनना शुरू हो गया। थीनी राजवंश 3000 से 2780। इस समय मकबरों को मस्तबा कहा जाता था। मकबरा को क्या कहा जाता था? मस्तबा। इस समय स्मारकीय शैली की प्रतिमा मिली है। मध्य राजवंश शासक ओमेन भवन निर्माण कराया व नवीन भवन बनवाए गए। नवीन राजवंशीय काल में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ देखिए। साम्राज्य युग, सुतुमुश राजा थे, राजा का नाम था सुतुमुश। प्रथम महिला साम्राज्य हाथ से स्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम महिला साम्राज्य थी हाथ से स्यूट्स। और साम्राज्य युग जो साम्राज्य रहे थे वो सुतुमुश राजा यहाँ पर हुआ करते थे। अमेनहोतप चतुर्थ ने अपना नाम अखनाटेन और सूर्य के प्रतीक पुजारी थे। ठीक है, अमेनहोतप ने अपना नेम चेंज करके अखनाटेन रख लिया, अखनाटन। और किसके पुजारी थे? सूर्य के प्रतीक। नेफरतिति उनकी पत्नी थी, जिनके बारे में हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि नेफरतिति की प्रतिमा कहाँ पे एग्जिबिट है। ठीक है, तो देखिए आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि बर्लिन में रखा गया है। नेफरतिति कौन थी? तो ये अखनाटेन की पत्नी थी। अखनाटेन की पत्नी नेफरतिति पत्नी थी। इन्होंने अपना नाम नेफर एटन रखा। जिस तरह से इनके हस्बैंड ने अपना नेम अखनाटन रख लिया एमनहोतप से, उसी तरह इनकी पत्नी ने नेफरतिति ने नेफर एटन अपना नेम रख लिया। नेफरतिति की प्रतिमा प्रेजेंट टाइम बर्लिन में है, बर्लिन म्यूजियम में। नेफरतिति बस्ट मिस्र के फिरौन अखनाटेन की महान शाही पत्नी नेफरतिति की एक चित्रित प्लास्टर लैपिस चूना पत्थर में निर्मित है। प्लास्टर में बनाया गया है, लाइमस्टोन में। माना जाता है कि यह काम 1345 ईसा पूर्व में थुटमोस द्वारा 1345 ईस्वी में थुटमोस द्वारा तैयार किया गया था, क्योंकि यह अमरना मिस्र में उनकी कार्यशाला में पाया गया था। यह प्राचीन मिस्र के सबसे अधिक प्रतिलिपि किए गए कार्यों में से एक है, सबसे ज़्यादा फेमस है। नेफरतिति प्राचीन दुनिया की सबसे प्रसिद्ध महिलाओं में से एक और स्त्री सौंदर्य का प्रतीक बन गई थी। सो दिस वन इज महारानी नेफरतिति। और कौन है महारानी नेफरतिति? तो अखनाटेन की वाइफ है। और इनके पिक्चर कहाँ पर है? पिक्चर कह रही हूँ, सॉरी, स्कल्प्टर, ये स्टैचू कहाँ है? प्रेजेंट टाइम बर्लिन म्यूजियम में है, जर्मन में। पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में। एंड द लास्ट वन इज परवर्ती काल। परवर्ती काल में 1332 ईस्वी में सिकंदर आ जाते हैं, मिस्र को जीत लिया इन्होंने। उसके बाद 48 ईसा पूर्व में रानी लियोपैट्रा के समय में जूलियस सीजर आक्रमण करते हैं। फिर मिस्र के ऊपर रोम का समय आ गया। रोमेसेस द्वितीय अपने दुश्मनों को मार रहा है। रोमेसेस सेकंड स्मिटिंग हिज एनिमीज। देखिए दिस वन इज पिक्चर, रोमेस जो अपने दुश्मनों को मार रहे हैं। ये एक म्यूरल है, ठीक है, म्यूरल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। फाइनली जितने डिस्क्रिप्शंस थे अब कंप्लीट हो गए। अब जितने भी नोट्स हैं ये सारे कुछ कुछ इनके पिक्चर्स के बारे में हैं। जिसे आमतौर पर रामेसेड द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, एक मिस्र का फेरौन था।
19वीं राजवंश का तीसरा शासक थे। 18वें राजवंश के थोटमोस के साथ उन्हें अक्सर न्यू किंगडम का सबसे महान, सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली फिरौन माना जाता है, जो स्वयं प्राचीन मिस्र का सबसे शक्तिशाली काल है। नेक्स्ट स्कल्पटर है स्टैचू ऑफ हॉरस। हमेशा पूछी जाती है हॉरस की मूर्ति। देखिए हॉरस की मूर्ति, दिस वन इज स्टैचू ऑफ हॉरस, हॉरस की मूर्ति। नेक्स्ट है सैफरन की बैठी हुई मूर्ति, स्टैचू ऑफ सैफरन, दिस वन इज स्टैचू ऑफ सैफरन। स्टैचू ऑफ सैफरन बहुत फेमस था। ये इनका साइड व्यू है और ये फ्रंट व्यू है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, साइड और फ्रंट में, साइड वाला और फ्रंट में दोनों। सोफिन की बैठी हुई मूर्ति, सिटेड सोफिन, फ्रंट और साइड दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एमलेट इन द फॉर्म ऑफ वेल्चर, गिद्ध के रूप में ताबीज, गिद्ध के रूप में ताबीज। यहाँ हमने दो पिक्चर इसलिए सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि मेरे बुक में इस तरह का पिक्चर था। इवन यहाँ पर ना ये वाले सिंबल्स नहीं लगे हुए थे और यहाँ पर लगाए गए हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह का इजिप्ट में बनाया गया था। ठीक है, तो ये गिद्ध के रूप में ताबीज बहुत फेमस रहा है मिस्र का। नेक्स्ट है फ्यूनरी मास्क ऑफ तूतम खामेन, तूतन खामेन का अंत्येष्टि मुखौटा। ठीक है, ये तूतन खामेन का मुखौटा है। नेक्स्ट है मम्मी केस ऑफ नेफ्टटिजन, इनकी मम्मी है। और किस लेप का यूज किया गया यहाँ, तो नेट्रोप लेप का। ये 3 पिक्चर्स इसलिए सेलेक्ट कर लिए हैं क्योंकि देखिए ये किसी म्यूजियम में रखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड पे फोकस हो रहा था और बुक में मेरे इस तरह का पिक्चर था, तो मैंने तीनों को ही कैप्चर कर लिया इस पीडीएफ में। एंड द नेक्स्ट वन इज हॉर्सम सेफ के कैनोपिक जार। देखिए कैसा कैनोपिक जार था, वहाँ का जार हुआ करता था। मैं जूम कर लेती हूँ थोड़ा, इस तरह से जार हुआ करता था। ये तो एक्चुअल मेरे बुक की ही पीडीएफ है, मैंने बुक का ही पिक्चर क्लिक किया हुआ है और ये यहाँ पे मैंने कंपोस्ट किया है। लाइक मैंने गूगल किया था तो मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे से बॉक्स दिख गए। ये सारे मिस्र में ही बनाए गए हैं। ठीक है, लेकिन बुक में एक्चुअल ये वाले फिगर्स थे। ये वहाँ के बॉक्स हैं। ठीक है, यहाँ से ये ओपन हो जाएगा, फिर इसके अंदर मटेरियल्स जो भी उनको रखना होता था। काफ़ी डेकोरेटिव फॉर्म में मुझे दिखा तो मैंने इसके काफ़ी सारे पिक्चर्स को कैप्चर किए। नेक्स्ट है दलदल में फाउलिंग, दिस वन इज दलदल में फाउलिंग, ये वहाँ की फेमस पेंटिंग है। दलदल में फाउलिंग पेंटिंग्स, इवन पेंटिंग्स में देखिए बादामी और उस कलर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक था वैसे कलर्स का यूज किया गया है। सप्ती फिगर्स, सप्ती फिगर्स, सप्ती आंकड़े, दीज वन इज सप्ती फिगर्स। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे सप्ती फिगर्स बनाए जाते थे। सत्य के पंख के खिलाफ दिल का वजन, ये जो पेंटिंग है ये एज इट इज बुक ऑफ डेथ में जो बनी हुई है उसी की तरह कुछ पेंटिंग्स थी। बुक का पेंटिंग था इसलिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, मैंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया। नेक्स्ट है मैजिक सिंबल्स, दिस वन इज मैजिक सिंबल्स। ठीक है, देखिए मैजिक सिंबल्स का मुझे एग्जैक्ट फोटोज नहीं मिल पाया था। गूगल पे जैसा दिखा सेम ऐसा ही है मैजिक सिंबल्स मेरे बुक में भी, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा एनिमेटेड फॉर्म में कैप्चर किया गया है और बुक में बिल्कुल ओरिजिनल दिखाया गया है। सो फाइनली आज की क्लास में जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स थे,
सो फाइनली आज की क्लास में इजिप्टियन आर्ट जिसे मिस्र की कला बोलते हैं, इजिप्ट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी ग्रीक आर्ट के बारे में, ग्रीक आर्ट के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो चैनल पर न्यू है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लाइक। इवन अगर आपने पीडीएफ चाहिए होगा, डाउनलोड करना होगा, तो आप मेरे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। स्टडी आर्ट हब नेम से है, स्टडी आर्ट हब। इवन आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाली है। Thanks for watching. Best wishes for your exam.